जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन पढ़ाई में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे अपने अपने घर में ठीक होंगे और बड़े अच्छे से पढ़ाई का क्रम जो वो जारी रखे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जो वो कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आजकल के इस समय में आपके ऊपर जो वो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आपके सभी अध्यापक आपको अच्छे से हर चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने, विभाग ने भी आपको अच्छा मौका दिया है ऑनलाइन पढ़ाई का, तो आप बच्चों की ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको स्वयं भी किताबों से ढूंढना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। और फिर भी जो आपको चीज समझ नहीं आती है तो आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चे जो हैं वो तन मन से पढ़ाई में मन लगाएंगे और पढ़ाई करेंगे और हर चीज को किताब में ढूंढने का प्रयास जो वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी व्याकरण के बारे में पढ़ाया और आज फिर हम व्याकरण के ही अध्याय को लेके आए हैं। तो हमने पहले व्याकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके भेदों के बारे में चर्चा की और भेदों के बारे में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा और आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण के हमने जैसे 4 अंग पढ़े थे: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो प्यारे बच्चों, हमने वर्ण विचार के बारे में बात करी थी। मैंने बड़े विस्तार से आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया था। शायद आपको वो चीजें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कहीं आपको कोई चीज वहां रह गई होगी, ठीक से समझ नहीं आई होगी, तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे बार बार यही कहना रहता है कि आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट द्वारा मेरे से पूछना है। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो से अच्छी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके हर संशय का जो वहां पर समाधान कर दूंगा। और प्यारे बच्चों, आपने इसके साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो अन्य इससे संबंधित वीडियो जो वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इतना छोटा सा काम करना है और मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी है और आप सबके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट जो वो वहां पर मुझे मिले हैं, उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली है और आपको और अच्छे से बताने का एक मौका मिला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने भी मेरी मनोइच्छा पूरी करने की आपने घर पर स्वयं भी मेहनत करनी है, तभी मजा आएगा पढ़ाने का। और जो भी आपको कैसी कमी लगेगी वो आपने मेरे से पूछनी है। तो हमने पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि ये एक लड़ी का काम करता है। व्याकरण जो वो हमारा एक कड़ी है, हर चीज इसमें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम पिछली चीज को भूल जाएंगे तो हमें अगली चीज नहीं आएगी। अगली चीज पढ़ने के लिए हमें पिछली चीज जो वो याद होना बहुत जरूरी है। तो आज हम जैसे व्याकरण के वर्ण विचार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हम शब्द विचार पर जाएंगे। तो हमें वर्ण विचार के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वर्ण विचार क्या है। जैसे हमने पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ी थी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो वो 44 वर्ण हैं, उसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिए थे। तो अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने थोड़ा सा इसमें भुला दिया हो या आपको कुछ याद नहीं रहा हो, तो मैंने थोड़ा सा आपको इसके साथ जोड़ दिया कि वर्णों के समूह को जो हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो वो 44 प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर जो वो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनको बोलने लिखने के लिए हमें किसी वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, जबकि व्यंजनों को लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और ये 33 है। 33 और 11 44। ठीक है। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है, शब्द भंडार क्या है और शब्द निर्माण क्या है। तो प्यारे बच्चों, शब्द की बात जब आती है तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। जिस प्रकार आपने पढ़ा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ण या अक्षर ध्वनि किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया था कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनि जिसके 2 या 2 से अधिक टुकड़े न किए जा सके, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है। अब आपको इतनी बात याद है, अब वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं।
तो वर्णों के परस्पर सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के जो वर्ण है हमारे, उनका जो सार्थक समूह होगा, उनका जो आपस में परस्पर मेल होगा, जब वर्ण एक दूसरे से मिल जाएंगे तो उस सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे बच्चों? शब्द कहेंगे। तो हम यहाँ जो वो शब्द भी अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। इसका कोई ना कोई अर्थ होता है शब्द का। ठीक है, शब्द एक ऐसी हमारी कल्पना होती है जिससे हमारे भाव और विचार जब वो सामने आते हैं, वो अब आपको आगे बताता हूं। तो वर्णों के परस्पर सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। या ये भी मैंने आपको बिल्कुल साधारण सी परिभाषा बताई, बड़ी कठिन नहीं बताई, जो आपके मन मस्तिष्क में रह सकती है कि वर्णों के परस्पर सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और अब आपने जो शब्द यहाँ पर याद रखना है वो मेल है और परस्पर, ये दो। मेल का मतलब क्या है? यहाँ पर मिलना, मिलना। ठीक है, साधारण शब्दों में वर्ण से जो वो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं बच्चों। बिल्कुल आसान, कोई बड़ी इसमें नहीं आपने जाना है, आपको कोई चिंता करने की, सिर्फ आपने याद रखना है कि वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, तो आप मैंने लिखा कि वर्णों के परस्पर सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब परस्पर का मतलब क्या? एक दूसरे से मिलकर। ठीक है, मेल मिलना, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, परस्पर मतलब आपस में, मेल मतलब मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहां भी मैंने आपको शब्द लिखे और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और उस शब्द के द्वारा ही हमारी अभिव्यक्ति होती है विचारों की, भावों की। शब्द जो अपने आप में भाषा की सार्थिक और स्वतंत्र इकाई है, ये हम बोल सकते हैं। शब्द जो है वो अपने आप में भाषा की स्वतंत्र और सार्थिक इकाई है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है, ये हमारे पास एक वर्ण है क जमा ल जमा म। बेटे अब ये हमारे पास तीन वर्ण आ गए। ठीक है, क जमा ल जमा म। अब आपको पता क हलंत क्यों किया मैंने, ल हलंत क्यों किया मैंने, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था जब मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ाया था। तो अब हमारे लिए सारे वर्ण हैं। ठीक है, अब ये क, आगे ल, आगे म और इसके ऊपर सिरो रेखा दे दी, तो ये क्या बन गया शब्द हमारे पास? कलम। क्या बन गया बच्चों? कलम। इसी प्रकार प जमा आ जमा न जमा ई, तो प को आ की मात्रा पा, न को ई की मात्रा पानी। अब मैं आपसे दो शब्द आपके सामने लिखे, जैसे मैंने आपको कहा कि ये शब्द जो किसी भी भाषा की स्वतंत्र और सार्थिक इकाई है। तो ये कैसे है कि कलम, तो कलम का मतलब क्या है? आप कलम आप जानते हैं लेखनी, अपने आप ही उसका चित्र आपके सामने आ गया। पानी, आपके सामने पानी का चित्र आ गया। पानी क्या करते हैं? हम पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है ना, तो जो भी शब्द हमारे पास आएगा उसका एक रूप, एक चित्र हमारे मन में अपने आप ही स्वतः ही बन जाता है। अब मैं बोलूंगा रोटी, तो आप एकदम से समझ जाए कि रोटी क्या करते हैं? हम रोटी को खाते हैं। मिठाई, गुलाब जामुन, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इशारा में गुलाब जामुन दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ भैया आपको गुलाब जामुन, आपने घर में बना रहे, मुझे भी खिलाने। तो शब्द जो वो अपने आप में बच्चों क्या बताया मैंने आपको कि ये स्वतंत्र और सार्थिक इकाई है किसकी? भाषा की। और वर्णों के परस्पर सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उससे भी सरल भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो सार्थक ध्वनि पैदा करते हैं, एक नया रूप ले लेते हैं और उस रूप को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब ये था हमारी शब्द की
परिभाषा। तो इसके बाद हम शब्द मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलेंगे हम शब्द भंडार और शब्द निर्माण, इसके ऊपर। किसी भी भाषा में ये शब्द के दो मुख्य अंग होते हैं। इनके बिना शब्द की चर्चा करना, शब्द के बारे में पढ़ना, वो सब कुछ अधूरा ज्ञान है। तो बच्चों, शब्द आपने पढ़ लिया कि भाषा की स्वतंत्र और सार्थिक इकाई शब्द है, जो कि वर्णों के मेल से बनती है। ज्यादा रटने रटाने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसको कितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड बना दो, कितनी बड़ी परिभाषा में आप बांध दो, वो अलग मैटर है। परंतु आप बच्चों के लेवल के लिए यही परिभाषा रहेगी कि शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र और सार्थिक इकाई है, और शब्द जो है वो वर्णों के परस्पर मेल से बनते हैं। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी। उसके बाद शब्द के बाद जो बात आती है वो आती है शब्द भंडार और शब्द निर्माण की। तो शब्द भंडार जो है वो भाषा का एक मूल भंडार होता है, जिसमें शब्द अपने आप ही आ जाते हैं। शब्दों का जो समूह किसी भी भाषा में होगा उसको हम शब्द भंडार बोलेंगे। जैसे हिंदी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं, जो उसके अपने शब्द हैं, वो हमारा शब्द भंडार है। और इसी शब्द भंडार के आधार पर आगे हमारे शब्दों का निर्माण होता है। शब्द भंडार जो है ये मूल है भाषा का। मूल शब्द जो होगा वो शब्द भंडार का होगा। तो जो नया शब्द होगा वो आपका क्या होगा? शब्द निर्माण। शब्द के बाद जो नया शब्द बना है। ठीक है, तो शब्द भंडार में आपका जो आपके पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, सब ये सारी चीजें जो उसमें आ जाती हैं बच्चों। उसके बाद शब्द निर्माण में जो है इसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय से लगाकर जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वो शब्द आते हैं आपके। जब आपको पता कि वो हम आगे पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो उसको हम फिर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैं इतना बताऊंगा कि जब उनका प्रयोग करके जो हम नया शब्द बनाते हैं उसको हम शब्द निर्माण कहते हैं। तो ये छोटा सा आपने मतलब याद रखना, क्योंकि आपके व्याकरण का अध्याय जो है उसका शीर्षक ही है कि शब्द भंडार और शब्द निर्माण। तो मेरा आपको ये बताना कर्तव्य था कि आप बच्चे हमेशा इस चीज को याद रखें कि शब्द भंडार क्या है और शब्द निर्माण क्या है। तो शब्द भंडार जो है वो आपकी भाषा का अपना मूल भंडार है, जो आपकी शब्द जो वो मूल रूप से आ गए हैं, पहले से ही मौजूद हैं। और शब्द निर्माण क्या है कि उन शब्दों के द्वारा नए शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, जो नए शब्द सामने बनकर आए हैं, वो हमारा शब्द निर्माण है। यहाँ जो है वो ज्यादातर कई बार क्या होता है कि हमें ये दोनों के बीच का अंतर जो वो स्पष्ट नहीं होता है, तो वो अंतर यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे बच्चों शब्द के भेदों के ऊपर। शब्द के भेदों के ऊपर ऐसे तो कोई इस वाली चिंता वाली बात नहीं है, परंतु फिर कई बार क्या होता है कि कहीं थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। कुछ लोगों का मत कुछ और होता है, कुछ लोगों का मत कुछ और होता है। ठीक है, पर यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको सटीक उत्तर बताऊंगा, क्योंकि कल को आप बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बैठेंगे, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में बैठेंगे, तो वहां जो आप कई बार जो है वो फिर असमंजित स्थिति स्थिति का सामना आपको ना करना पड़े। इसलिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपने उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना और उसके ऊपर अडिग रहना है। ठीक है, तो शब्द के जो वर्गीकरण के ऊपर जब हम आते हैं तो शब्द के हम मुख्य जो है वो 4 भेद मानते हैं। आपने बच्चों किसी दूसरी किताब के ऊपर या किसी कहने के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें वो बड़े अपर लेवल की हैं। ठीक है, परंतु जो आपका सही उत्तर होगा वो शब्द के 4 ही वर्गीकरण आएंगे, भेद आएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला जो होगा वो होगा उद्गम, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो शब्द के भेद लिख देंगे हम यहां पर, शब्द के मुख्य। अब मुख्य से आपने समझ जाना है, मुख्य भेद। बाकी जिनकी हम चर्चा बीच में करते हैं या कई लोग चर्चा गिनाते हैं, वो इनके बीच में ही समाहित होते हैं। ठीक है, तो आपने बच्चों परेशान नहीं होना है, आपने यही याद रखना बात कि शब्द के मुख्य 4 भेद हैं। नंबर 1 आ जाएगा आपका उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास। इतिहास के आधार पर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर आपको कोई संशय लगेगा तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपके लिए फिर मैं इससे बड़ी वीडियो बना के हर चीज को खोल के बता दूंगा। नंबर 3 पर आ जाएगा हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 आ जाएगा हमारा अर्थ के आधार पर। अब आपने किसी किंतु परंतु के ऊपर नहीं जाना है। जब भी आपको कोई किंतु परंतु लगेगा, आपने एकदम से मेरे इस चैनल के ऊपर कमेंट करना और वहां से मेरे से जवाब मांगना है। मैं आपको हर चीज का जवाब वहां पर दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास मुख्य भेद आए, उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे आपने पढ़ा उद्गम, स्रोत, इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, ये आपने शब्द के भेद पढ़े। ठीक है, इस पहला भेद ये है। दूसरा है रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास, ये जब मैंने आपको पहले बात बताई थी, एक शायद आपको याद होगी, शीर्षक आपकी किताब में, व्याकरण की किताब में, शब्द भंडार और शब्द निर्माण। तो उनके बीच जब मैंने आपको अंतर समझाया था, उनके बारे में जब मैंने आपको समझाया था, वही मेरा मुख्य उद्देश्य था, यही समझाने का। इसलिए मैंने वहां पर आपको ज्यादा देर तक समझाया। अब उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास, ये आपके जो हैं, ये क्या है? शब्द भंडार। ये क्या है आपका? शब्द भंडार, जो पहले से आपके पास मौजूद है भाषा में, चाहे वो कहीं से भी आया है, उसके ऊपर नहीं हमने जाना है। वो शब्द हमारे पास पहले ही हमारे पास हैं, क्योंकि उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास ये हमें विरासत में मिले हुए हैं। वो हमारा शब्द भंडार है, वही मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, वो शब्द निर्माण। ठीक है, कि आगे शब्द कैसे बढ़े, जो शब्द नए हमने बनाए वो किस आधार पर बनाए हमने? रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, शब्द भंडार में हमारे पास शब्द थे उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर। उसके बाद रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर वो शब्द निर्माण में चले गए। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम किस प्रकार इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे किस प्रकार आ जाएंगे, वो आगे प्रयोग के आधार पर। जब शब्दों का हम, जो हमारे पास ये 2 प्रकार के शब्द आ गए, इनमें अब वैसे शब्द आ जाएंगे, कुछ विकारी होंगे, कुछ अविकारी होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उनका प्रयोग भी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर शब्द जो वो सार्थक भी हो सकता है, आपका निरर्थक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो अमूमन क्या होता है, शब्द जो वो सार्थक ही चलता है, परंतु किन्हीं रचनाओं में कई बार हमें जो है वो निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए भाषा में, सभी भाषाओं में जो है वो निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो जब हम इनके आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो अभी आपने उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर देखना है, बाकी मैं इसको मिटा दूंगा। तो इसके आधार पर जो वो शब्द के मुख्य 4 भेद हैं। हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड। कौन कौन से? तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज। ये हमारे उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर हैं। ठीक है बच्चों। तत्सम जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आए, संस्कृत से सीधे कहां आ गए? हिंदी भाषा में। ठीक है। तद्भव का जो संस्कृत से बिगड़कर या बदलकर किसमें आए? हिंदी भाषा में। देशज जो हमारी देसी अपनी पहाड़ी बोलियों के शब्द हैं, बोलियों के शब्द आपके जैसे लोटा है, पगड़ी है ना, ये सब क्या है? हमारे देशी शब्द हैं, हमारी देसी भाषाओं के झाड़ू, ये हमारे देसी शब्द हैं, ये भी हमारे हिंदी भाषा में है। विदेशी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी भाषा में आते हैं। ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हमारी हिंदी भाषा में वो फ्रांसीसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का है, पुर्तगाल का भी है, पुर्तगाली भाषा का भी है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो वो विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द जो वो हमारी भाषाओं में, हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए हम उनको विदेशी बोलते हैं। बहुत ज्यादा प्रयोग जो वो आजकल आप जो वो फारसी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का, इन 3 भाषाओं का हिंदी भाषा के ऊपर संस्कृत के बाद ज्यादा प्रभाव है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं फारसी के और अंग्रेजी के और उर्दू के, जिनका प्रयोग जब हम हिंदी भाषा की दिनचर्या में करते हैं। ठीक है। तो देश शब्द मैंने आपको समझा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर ये शब्द हैं। आज तत्सम शब्द के बारे में मैंने चर्चा की कि संस्कृत से हिंदी भाषा में। ठीक है। तो संस्कृत का शब्द है जैसे मतलब कृषक, किसान। ठीक है। तो कृषक शब्द का प्रयोग भी कहां? हमारे हिंदी में होता है। मातृ का होता है माता, पितृ का होता है पिता, ऋषि। ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इनका ज्यों का त्यों जब हम प्रयोग हिंदी में कर देते हैं तो वो हमारे तत्सम होते हैं। अग्नि, ठीक है, अग्नि शब्द आता है तो वो भी संस्कृत का है। दुग्ध आता है, वो भी है ना। तो जब उनका दूध जो वो हिंदी में परिवर्तित हो गया शब्द है, संस्कृत से बिगड़कर दूध बन गया वो। ठीक है। ऐसे असली में शब्द क्या? वो दुग्ध है। ठीक है। तो कृषक आ गया आपका। तो इसी तरह कई शब्द जो आपको मिल जाएंगे, किताब पढ़ के मिल जाएंगे, सोच के मिल जाएंगे, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि तत्सम शब्द जो वो शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों संस्कृत से निकलकर ज्यों के त्यों जो वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं। आज कृषक सम्मेलन था। ठीक है। तो ये शब्द जो है वो कहां? संस्कृत का है। आज किसान सम्मेलन था तो किसान आपका हिंदी का बदल गया उसका रूप। ठीक है। तद्भव जो संस्कृत से बदल जाते हैं, ये तत्सम है और ये तद्भव है। यही फर्क है दोनों में। जो संस्कृत का वास्तविक शब्द होगा वो आपका तत्सम होगा, और जो हिंदी में बदल जाएगा वो आपका तद्भव होगा। देशज आप समझ के कि हमारी देसी बोलियों से जो लिए गए शब्द हैं उनको हम देशज बोलते हैं। और विदेशी भाषाओं से हमने अपनी हिंदी भाषा में शब्दों को अपनाया। जैसे हम स्कूल बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है, बस बोलते हैं, ट्रक बोलते हैं, ये सारे क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इसके आधार पर
ये वर्णन था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रचना के आधार पर, जिसको हमने कहा रचना, बनावट, व्युत्पत्ति आदि के आधार पर। तो इस आधार पर जो है वो शब्द के जो है वो 3 भेद माने गए हैं रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूढ़ को जो हम मूल शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो 3 जो है वो शब्द पढ़ते हैं, इसके भेद पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर। 3 भेद पढ़ते हैं, रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। ये रूढ़ या रूढ़ी जिसको हम क्या देते हैं, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ या रूढ़ी शब्द का मतलब होता है परंपरागत शब्द, जो हमारी परंपरा में है, जो हमारे इतिहास में है, जो हमारे रीति रिवाज में है, जो हमारी संस्कृति में है, जो पहले से ही हमारे पास विद्यमान है। मूल शब्द, अर्थात उसको हमने क्या बोला, मूल शब्द, ठीक है। तो मूल शब्द आपका, जैसे यहां हम लिख सकते हैं, आगे मैं इसको समझा दूंगा फिर आपको। सेना, ये हमारा रूढ़ शब्द है, ये रूढ़ी शब्द है, या ये हमारा मूल शब्द है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाता है यौगिक। यौगिक शब्द जो होता है वो 2 शब्दांशों की योग से बनता है, ठीक है। जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो वो एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे लगेगा सेना जमा, अब आप बोलो क्या बनाना, पति। तो ये क्या बन जाएगा, सेनापति, सेना का नायक, सेना का कमांडर, ठीक है। तो ये आपने देखा कि मूल शब्द के साथ यौगिक, यौगिक का मतलब क्या आता है, जोड़। मैथ में पढ़ते हैं आप यौगिक विधि, तो ये आपका जोड़ है, जुड़ के बना है शब्द नया, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है बच्चों कि जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है आपका जो एक विशेष अर्थ को आपको बताएगा, योग रूढ़ शब्द जो होगा वो आपका एक विशेष अर्थ को बताएगा, वो एक समासिक शब्द में आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का आपका संधि रूप में आ गया और वो आपका समासिक शब्दों में आएगा। जैसे चारपाई, पीताम्बर, ये शब्द जो वो आपके योग रूढ़ में आते हैं। जैसे पीताम्बर और चारपाई, ये जो है योग रूढ़ शब्द जो भी आपके ज्यादातर जो समासिक शब्द होते हैं उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें उलझन वाली बात कोई नहीं है, आपने सीधी सी बात रखनी कि जो यौगिक शब्द होते हैं जब वो रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम योग रूढ़ मान लेते हैं या उनको हम योग रूढ़ कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपने तीनों के बारे में पढ़ लिया। फिर भी अगर आपको लगेगा कि आपको कोई स्त्री के बारे में शंका है तो आप बड़े आराम से मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट द्वारा उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और इसका विस्तार पूर्वक से इसको समझा सकूं। तो इसके बाद हमारा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर मुख्य 2 भेद हैं। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। अब इसके भी 4 भेद हैं और इसके भी 4 भेद हैं, कुल 8 है ये, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के हम मुख्य 2 भेद मानेंगे, परंतु आगे विकारी के भी 4 भेद हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं, तो कुल मिलाकर के ये 8 हो जाते हैं। तो जिसमें आप
पढ़ते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आदि, ये जो आपके ये विकारी शब्द के भेद जो है वो बनते हैं। इसके साथ आपका प्रयोग के आधार पर जो है वो शब्द के, मैंने जैसे आपको बताया कि ये भेद जो है वो 2 हैं, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार अविकारी के भी आगे 4 भेद हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके 4 जो वो क्रिया के भेद हैं। और आगे क्रिया के नहीं, विकारी शब्द के भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद अविकारी के आ जाएंगे आपके क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये 4 इसके बन जाते हैं। तो 4 और 4 आपके 8 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं और 2 भेदों के आगे 4 भेद अलग है, वो 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखनी है, प्रयोग के आधार पर हमारे 2 हैं, ठीक, विकारी और अविकारी। और विकारी के आगे 4 भेद और अविकारी के भी 4 हैं। कई बार प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 8 भी बता देते हैं, तो आपने भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि 8 क्यों है, 4 विकारी है और 4 अविकारी है, कुल मिलाकर के 8। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। कोई और चीज पूछनी होगी, रह जाएगी, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा जाता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बच्चों 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम सार्थक बोलते हैं। निरर्थक बिना अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सार्थक शब्द जैसे मैंने आपको कहा था पानी। अब पानी जब मैंने बोला आपको तो आपके सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद कपड़ा, ठीक है, ये आपके सामने जैसे मैंने शब्द बोलेगा आपके सामने एक पिक्चर बन गई। ऐसे मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि शब्द किसी भी भाषा की स्वतंत्र और सार्थिक इकाई है, तो वो बात आपकी यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद निरर्थक, निरर्थक का अर्थ है कि बिना अर्थ का, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमने लिख दिया पानी कूनी, ठीक है। उसके बाद लिख दिया आलू उलू, कुछ भी समझ लो, ठीक है। ऐसे हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कई बार हम कर देते हैं। कपड़ा कुपड़ा, तो कपड़ा तो है, कुपड़ा क्या है, ठीक है। रोटी रूटी, रोटी तो शब्द है हमारा, रूटी क्या शब्द है, कोई शब्द नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो ये निरर्थक शब्द हैं। परंतु हमारी जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनमें लेखक और कवि अपने निबंध को, अपनी कविता को, अपनी रचना को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो है वो ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इसलिए हमें व्याकरण में निरर्थक शब्द जो वो पढ़ने पड़ते हैं, वो शामिल करने पड़ते हैं, उसके बारे में हमें समझाना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका शब्द के बारे में आज का विषय था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों को ये समझ आया होगा। कहीं आपको लगा होगा कोई कमी लगी होगी, कोई बात ठीक से समझ नहीं आई होगी, तो आप बच्चे जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको और बढ़िया करके इससे ज्यादा विस्तार में एक और वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी हर बात जो वो वहां पर स्पष्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ तो मैं समय के अंदर बंधा हुआ हूँ, समय के अंदर मुझे सारी चीज पूरी करनी है। तो मैंने जो मुख्य मुख्य बातें थी आपकी वो जल्दी जल्दी से सारी पूरी कर दी। परंतु फिर भी आपको लगेगा, आपकी जिज्ञासा होगी, तो मैं आपके लिए सदैव सदैव तत्पर हूँ। मेरी आपसे यही इच्छा रहेगी कि आप बच्चे पढ़े, खूब पढ़े, आनंद करें और मजे से रहें और अपनी किताबों को पढ़ें। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जब तक आप बच्चों अपने किताब को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होगी।
और व्याकरण का जो आपका अध्याय है इस शब्द वाला, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपका जो शब्दों का जो यहाँ पहले पेज पृष्ठ के ऊपर जो वर्गीकरण किया गया है, आपने इसके ऊपर नहीं जाना है। और पृष्ठ नंबर 31, 32, 33 और 34 के ऊपर भी आपने नहीं जाना है। जो मैंने पढ़ाया आपने उसके ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ लिखा है वो आपके स्तर की बात नहीं है। अगर आप इस चीज के बीच में जाओगे तो आप उलझ जाओगे। जो मैंने आपको समझाया होगा आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे। ये जब आप बड़ी कक्षाओं में हो जाएंगे, जब व्याकरण के ऊपर आप अध्ययन करने लगोगे, तब आपको ये सारी बातें फिर समझ आएंगी। तो अभी आपको जो मैंने स्पष्ट बातें बता दी, सटीक बातें बता दी, आपने उनके ऊपर ही निर्भर करना है। फिर भी अगर आपको लगेगा तो आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट द्वारा पूछना है, मैं आपको आपका वहां हर प्रकार का उत्तर जो वो दे दूंगा, ठीक है। तो आपने ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऐसा चले जाएंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। तो आपको जो मुख्य ठीक सही बातें थी वो मैंने बता दी। इसी के साथ बच्चों आप सबका समय शुभ हो। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां।